Hi everyone, very good evening to all of you and welcome back once again to another class of PIB Current Affairs. In today's class, we are going to cover the PIB news from 27th and 28th of July 2026. If you can see me properly and can hear me properly, please give me a thumbs up so that we can quickly start the class. थोड़ी सी क्लास आज लेट हो गई, इंटरनेट नहीं चल रहा था तो थोड़ा मॉडेम के साथ ऑपरेशन करना पड़ा. नाउ इट इज वर्किंग फाइन, सो प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ ऑल गुड, एवरीथिंग इज फाइन, so that we can quickly start the class, my dear friends. And today we have a lot of important news. बहुत सारी important news है आज, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे. Good evening destination. I hope you guys can see me properly and can hear me properly. जल्दी से बताइए so that we can start the class. And my dear friends, these classes are important for all the government exams. बैंक पीओ, एसबीआई, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, रेगुलेटरी बॉडीज के लिए तो है ही ऑफ कोर्स. एंड नाउ यूपीएससी एज वेल. ठीक है. और यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो भी इनको देख रहे हैं क्लास को, मैं आपको बता दूं, पीआईबी में मेरा पिछला 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आई नो व्हाट इज देयर इन पीआईबी एंड व्हाट टू टीच. ठीक है. सो प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ ऑल गुड. या क्लास वाज शेड्यूल्ड एट 5:15 बिकॉज इंटरनेट चल नहीं रहा था, बट नाउ इट इज वर्किंग, सो आई स्टार्टेड इट अर्ली. सो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स विद द क्वेश्चन नंबर 1. Consider the following statements with respect to the Atmanirbhar Panchayat program and you need to identify the correct statements. भाई आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम ये हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था, सो वी आर टॉकिंग अबाउट इट अगेन बिकॉज इट हैज नाउ बीन ऑफिशियली लॉन्च्ड. ठीक है. तो नॉट ओनली आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम, द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज आल्सो लॉन्च्ड समर्थ पंचायत पोर्टल एंड मॉडल ओएसआर रूल्स. ओएसआर का मतलब ओन सोर्स रेवेन्यू, ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू. ठीक है. समर्थ पंचायत पोर्टल, मॉडल ओएसआर रूल्स and Atmanirbhar Panchayat program. These three initiatives have been launched by the Ministry of Panchayati Raj. Who is the Minister of Panchayati Raj? Rajiv Ranjan Singh. Rajiv Ranjan Singh. ठीक है. Rajiv Ranjan Singh, who is also known as Lalan Singh. ठीक है. He is also the Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. He is from Janata Dal United Party. Now, what is Atmanirbhar Panchayat program? My dear friends, this particular initiative is going to enable the gram panchayats and the block panchayats to identify the local assets and opportunities and develop them into bankable revenue generating projects that build sustainable OSR, own source of revenue. Basically, इसका जो objective है that is to increase the own source of revenue of the panchayats. पंचायत खुद के अपने सोर्स ऑफ रेवेन्यूज जनरेट कर सके, उसके लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है. अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझे तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक ग्राम पंचायत है, वहां पे एक छोटा सा लेक है और एक छोटा सा टेम्पल है. एक छोटा सा क्या है, टेम्पल है. तो क्या किया जा सकता है, इस लेक को थोड़ा साफ सुथरा किया जा सकता है, इसके आगे इसके अराउंड ग्रीनरी लगाई जा सकती है, इस टेम्पल को थोड़ा सा रेनोवेट किया जा सकता है, देन इट कुड बी अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन. ये एक टूरिस्ट साइट बन जाएगी. अब जब ये टूरिस्ट साइट बन जाएगी तो दोस्त यहाँ पे क्या होगा, पार्किंग बनेगी. तो पार्किंग की फीस हो गई मान लो, या फिर जो इस लेक है, इस लेक में बोटिंग शुरू की जा सकती है, तो बोटिंग की फीस हो गई. तो ये जो रेवेन्यू जनरेट होगा ये किसके पास जाएगा, ऑफकोर्स ग्राम पंचायत के पास जाएगा. तो इस तरीके के एसेट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा एंड दीज एसेट्स will be converted into the revenue generating projects, revenue generating assets. These local assets which are right now lying idle, these will be converted into the revenue generating projects. ठीक है. And for this the Ministry of Panchayati Raj is going to provide the technical support. टेक्निकल सपोर्ट कौन देगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज देगा. तो अगर टेक्निकल सपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज देगा, या यू मस्ट बी वंडरिंग कि सर ये जो इसकी रिजुविनेशन की जाएगी लेक की, या टेम्पल का रेनोवेशन किया जाएगा, उसमें भी तो पैसा लगेगा, तो वो क्या ग्राम पंचायत अपने फंड से देगा? नहीं. जो फंडिंग होगी इसकी, दैट विल बी फ्रॉम द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दैट विल बी फ्रॉम द CSR contributions, that will be from convergence with other schemes, and that will be from the bank finance. ठीक है. लोन्स के थ्रू, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, CSR फंड्स के थ्रू और दूसरी स्कीम्स के साथ कन्वर्ज करके इस स्कीम की फंडिंग की जाएगी. आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम का अपना कोई आउटले नहीं है. ठीक है. द इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स आर हडको एंड नबार्ड. हडको इज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इट इज अ PSU and an NBFC under Ministry of Housing and Urban Affairs. Ministry of Housing and Urban Affairs. ठीक है जी. And it is headquartered in New Delhi. And NABARD, of course, is headquartered in Mumbai. And it is chaired by Mr. Shaji KV. Shaji KV is the chairperson of NABARD, right?
Now, which gram panchayats and which block panchayats are eligible to participate in this program? So those gram panchayats which have already a minimum OSR of rupees 50 lakh and at least 3 years of tenure remaining. एक पंचायती राज, एक ग्राम पंचायत का टेन्योर कितना होता है? 5 साल का होता है अकॉर्डिंग टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है. तो ऐसे ग्राम पंचायत जिनका मिनिमम OSR 50 लाख रुपए का है और जिनका 3 साल का टेन्योर बाकी है, they are eligible. And in case of special category state, the minimum OSR required is rupees 10 lakh. ठीक है. In case of block panchayat, the minimum OSR required, my dear friends, is rupees 1 crore. And here also, at least 3 years of tenure must be remaining. Only then the block panchayats will be able to participate in this program. And in case of special category states, the minimum OSR will be rupees 20 lakh. ठीक है जी, 20 लाख रुपए. क्लियर है? लेकिन हाँ जी, आगे चलते. द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम विल बी 4 years एंड टोटल 350 प्रोजेक्ट्स आर गोइंग टू बी डेवलप्ड अंडर इट. 50 projects will be developed in the first year and 100 each in the upcoming 3 years. ठीक है. And maximum number of proposals which are going to be selected from one state, पहले साल 10 और दूसरे तीसरे और चौथे साल 20. ठीक है. यानी कि एक स्टेट से पहले साल में मैक्सिमम 10 प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए जाएंगे और दूसरे तीसरे और चौथे साल में एक स्टेट से मैक्सिमम 20 प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए जाएंगे. क्लियर है जी? नाउ देयर इज वन मोर सामर्थ पंचायत पोर्टल विच हैज बीन लॉन्च्ड. तो ये क्या है भाई? इट दिस पोर्टल, माय डियर फ्रेंड्स, हैज बीन डिजाइन्ड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ ग्राम पंचायत थ्रू टेक्नोलॉजी इनेबल्ड मैनेजमेंट ऑफ OSR. ठीक है. इसमें क्या होगा कि जो OSR है उसको मैनेज कैसे किया जाएगा वो सिखाया जाएगा थ्रू द सामर्थ पंचायत पोर्टल. सो दिस पोर्टल विल बी यूटिलाइज्ड, विल बी यूज्ड फॉर मैनेजिंग द OSR. ठीक है. और मैनेजिंग दी OSR में क्या क्या आ जाएगा? फ्रॉम टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन, डिमांड जनरेशन टू ऑनलाइन पेमेंट्स, कलेक्शन एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द फंड्स. छत्तीसगढ़ and हिमाचल प्रदेश have already been onboarded on this portal. Going forward, all other states are definitely going to be onboarded on this particular portal. ठीक है. And then मॉडल OSR rules have been framed for the states ताकि वो अपने OSR को मैनेज कर सके अच्छे से. ठीक है. And these rules are going to support the states in creating a transparent and accountable system for the assessment, for the collection and for the management of panchayat revenues. पंचायत revenues का assessment, collection और management तीनों इन OSR rules के हिसाब से किया जाएगा. ठीक है. Now these rules are only the advisory in nature. If a state wants to adopt it, it can adopt it. Otherwise, if it has own set of OSR rules, it can go with that as well. ठीक है. And the states can adopt these rules according to their local requirements as well. And these model OSR rules have been created based on the recommendations of the 16th Finance Commission. 16th Finance Commission. OSR means own source of revenue, अंकुल. Own source of revenue. ठीक है. चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे. So let's identify the correct statements now. Gram panchayats with minimum OSR of rupees 50 lakh with at least 2 years of tenure remaining are eligible. OSR तो ठीक है लेकिन मिनिमम टेन्योर कितना होना चाहिए? 3 साल का. द फाइनेंसिंग विल बी डन थ्रू PPP, CSR, contributions, convergence with other schemes and RBI financing. नहीं, बाकी सब ठीक है. RBI is not financing here. RBI यहाँ पे फाइनेंस नहीं कर रहा. ठीक है. Total 350 projects shall be developed under the program. Yes. HUDCO and NHB are the institutional partners under the program. No, HUDCO and NABARD are the institutional partners, not NHB. So only 3 is the correct answer, which is not there in the option. तो कुछ गड़बड़ हो गई है. ठीक है. इसको only 3 बना देते हैं ऑप्शन सी को. ठीक है. या ऑप्शन बी को, किसी को भी, वो मैं PDF में ठीक कर दूंगा. पहला वाला गलत है क्योंकि यहाँ पे 2 years of tenure लिखा हुआ है. सेकंड वाला गलत है क्योंकि RBI फाइनेंसिंग लिखा हुआ है. थर्ड वाला सही है. फोर्थ वाले में NHB नहीं है. ठीक है. तो ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है. क्लियर है? चलिए. और मैं चीज बता दूं आप लोगों को, जैसे RBI और NABARD का पेपर है उसमें इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आता कि मतलब एक छोटी सी चीज को हटा दिया, बट सच स्टेटमेंट आर आस्क्ड इन UPSC. अभी हमने देखा प्रीलिम्स के एग्जाम में. क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ मच % इंटरेस्ट सबवेंशन इज प्रोवाइडेड अंडर प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना ऑन एजुकेशन लोन्स ऑफ अप टू रुपीज 10 लाख. इस तरीके की न्यूज दोस्तों आपको कोई नहीं बताने वाला है ना. एवरीवन टीचर्स, यू नो,
द न्यूज, द हॉट न्यूज, बट इस तरीके की न्यूज जो कि पार्लियामेंट में रिप्लाई में दी जाती है, उनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आजकल एग्जामिनर न्यूज़पेपर्स पे नहीं जा रहे हैं, वो सीधा पीआईबी पे जा रहे हैं। वो देखेंगे, अच्छा ओके 28 जुलाई का पीआईबी की रिलीज में पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के बारे में बात करिए, तो चलो लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन। तो ये आपको सिर्फ यही मिलेगा। Now, what is PM-Vidyalaxmi Yojana? First of all, it is a central sector scheme which is being implemented since November 2024. ठीक है, this scheme ensures that no student is denied the opportunity to pursue the higher education due to financial constraints. गरीबी की वजह से, पैसे की कमी की वजह से ये स्कीम इंश्योर करता है कि पैसे की कमी की वजह से किसी बच्चे को एजुकेशन में आगे बढ़ने का जो चांस नहीं मिल रहा, ऐसा ना हो। ठीक है, मतलब पैसे की कमी ना हो, राइट। नाउ अब ऐसा कैसे होगा, ये कैसे इंश्योर किया जाएगा? बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशनल लोन्स। एजुकेशन लोन्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू ऑल द स्टूडेंट्स हु गेट मेरिट बेस्ड एडमिशन इन टॉप क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मेरिट बेस्ड अगर आपने किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है किसी टॉप क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में और वहां की फीस भरनी है, एंड दैट स्टूडेंट उसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है, then in that case education loans are being provided under PM Vidyalakshmi Yojana. The loans are absolutely collateral free and guarantee free. There is no guarantee required, there is no collateral required. ठीक है, the family income of the student must not exceed rupees 8 lakh per annum. Interest subvention is provided कितना 3% on the loans of up to rupees 10 lakh. मान लेते हैं कि अगर बैंक ने इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया 10%, तो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन हो जाएगा, यानी कि जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा स्टूडेंट के लिए वो कितना होगा? 7%। ठीक है, एक साल में 1 लाख स्कॉलरशिप दी जाएंगी, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर टारगेटेड टू बी प्रोवाइडेड स्कॉलरशिप अंडर द स्कीम इज 7 लाख। ठीक है, आउटले कितना है इसका? 3600 करोड़, एंड द ड्यूरेशन इज 24-25 टू 2030-31, 2024-25 से 2030-31। ठीक है, and of course there is a PM Vidyalakshmi portal which is operational since 25th February 2025. On this portal the students can apply for the loans. इस पोर्टल पे जाके स्टूडेंट्स जो है वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज फॉर द इंटरेस्ट सबवेंशन, एंड फॉर दैट देयर इज अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन प्रोसेस दैट इज बीइंग यूज्ड बाय ऑल द बैंक्स। ठीक है, एंड करंटली ऑन दिस पोर्टल देयर आर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 20 प्राइवेट बैंक्स, 25 RRBs and 7 cooperative banks which are already there. ठीक है, तो ये थी पीएम विद्यालक्ष्मी योजना। इसी रिलीज के साथ इन्होंने एक छोटी सी स्कीम के बारे में बात और करी थी जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा फॉर श्योर, एंड द स्कीम इज पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन्स। पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशनल लोन्स। दिस इज बीइंग implemented by Department of Higher Education, and of course under this scheme the government provides guarantees for the educational loans which are being provided to the students. एजुकेशन लोन पे गारंटी दी जाती है। ठीक है, द गारंटी इज प्रोवाइडेड ऑन द लोन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोन इज रुपीज 7.5 लाख। ठीक है, एंड द गारंटी कवर्ड इज अप टू 75% ऑफ द लोन अमाउंट। ठीक है, गारंटी कवर कितना होता है? मैक्सिमम 75% ऑफ द लोन अमाउंट। क्लियर हो गया जी? समझ में आ गया पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल? सो हाउ मच इंटरेस्ट सबवेंशन इज प्रोवाइडेड? 3%। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच अंकुल, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। भगवान आपको इतना ज्यादा ब्लेस कर दे कि अगले साल आपको मेरी शक्ल देखने की जरूरत ना पड़े और मेरी क्लास में आके मुझे हैप्पी गुरु पूर्णिमा विश करने की जरूरत ना पड़े। दैट्स ऑल आई वांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, very important again. According to the nutritional standards under PM Poshan, a meal for a student of primary class shall have how many calories and how much grams of protein? ठीक है, तो जो PM Poshan स्कीम है, which was earlier the मिड डे मील स्कीम, ठीक है, ये क्या था? मिड डे मील स्कीम था, और अभी क्या है? PM पोषण, which stands for पोषण शक्ति निर्माण, पोषण शक्ति निर्माण, राइट, पोषण शक्ति निर्माण। तो मिड डे मील स्कीम है, इसका नाम चेंज करके पीएम पोषण करा हुआ है सरकार ने। नाउ अंडर दिस स्कीम, एज यू नो, द हॉट मील्स, वन टाइम हॉट मील्स आर प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन, टू द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन बाल वाटिका एंड क्लासेस 1st to classes 8 ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल। और इसके अंदर एक बात ध्यान रखना, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग हॉट एंड न्यूट्रिशनल मील्स टू द स्टूडेंट्स लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग देती है यहाँ पे, लेकिन बच्चों तक खाना पहुंचाने का काम किसका है? स्टेट गवर्नमेंट्स का, और इन केस ऑफ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड, सो फॉर अ स्टूडेंट स्टडिंग इन द प्राइमरी क्लासेस, राइट,
मिनिमम कैलोरीज 450, प्रोटीन 12 ग्राम्स। अपर प्राइमरी क्लासेस में कैलोरी 700 और प्रोटीन 20 ग्राम्स। क्लियर? एंड इफ आई टॉक अबाउट द फूड आइटम्स कि कितना होना चाहिए मिनिमम, तो प्राइमरी क्लासेस के लिए अगर हम बात करें, फूड ग्रेन्स 100 ग्राम्स, पल्सेस 20 ग्राम्स, वेजिटेबल्स 50 ग्राम्स, ऑयल्स एंड फैट्स 5 ग्राम्स, सॉइल्स एंड कॉन्डिमेंट्स एज पर द नीड्स। अपर प्राइमरी क्लासेस में फूड ग्रेन्स 150 ग्राम्स, पल्सेस 30 ग्राम, सब्जियां वेजिटेबल 75 ग्राम्स, 7.5 ग्राम्स ऑयल्स एंड फैट्स, एंड सॉल्ट्स एंड कॉन्डिमेंट्स एज पर द नीड्स। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो ये था न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स अंडर पीएम पोषण। पीएम पोषण स्कीम के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है दोस्तों, तो अभी आपको मेरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को 7 बजे गवर्नमेंट स्कीम्स की क्लासेस को फॉलो करना पड़ेगा। When I will be picking up the Ministry of Education, I will be discussing this particular scheme. Right now, we are discussing the schemes of Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy. तो आज भी 7 बजे स्कीम की क्लास होगी, तो प्लीज 7 बजे मिल जाना। Question number 4. Ministry of Education is implementing merit scheme to improve the quality, equity and governance in 275 technical institutions with an outlay of rupees 4200 crores. What does M stand for in merit? अब आप सोचोगे सर मेरिट की बात क्यों कर रहे हो आज? No, Deepak, that is not only for girls. That is not only for girls. Its name is Vidya Lakshmi because Vidya means of course education and Lakshmi means loan. Okay, that's why the name is Vidya Lakshmi, right? That's why the name is Vidya Lakshmi. क्लियर है? चलो जी आगे चलते हैं। तो दिस क्वेश्चन, अब आप ये सोच रहे होगे सर मेरिट क्यों पढ़ा रहे हो? मैं नहीं पढ़ा रहा यार। देखो, एक पीआईबी में रिलीज आई है वेयर दे हैव provided all the initiatives which are there for promoting digital education in the country. Digital education promote करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव हमारे देश में चल रहे हैं। अब इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे मैंने बनाया है, otherwise you guys can use these initiatives if there would be a question on education where you have to write about the initiatives of digital education, so you can just use these initiatives. ठीक है? तो डिजिटल एजुकेशन में प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च चेयर स्कीम इज देयर which provides support to the researchers and professionals of Indian origin having experience outside of India in 3 categories. ऐसे रिसर्चर्स, ऐसे प्रोफेशनल्स जो इंडियन ओरिजिन के हैं बट उनको बाहर का एक्सपीरियंस है, आउटसाइड इंडिया का एक्सपीरियंस है, उनको इसके अंदर सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है। एंड द रिसर्चर्स एंड प्रोफेशनल्स आर ऑफ द 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज के होते हैं। नंबर 1, young research fellows up to 5 years of post PhD experience required, senior fellows post PhD experience from 5 to 10 years, and research chairs post PhD experience of more than 10 years. ठीक है? And the fellowship is provided in 13 thematic areas of engineering, science and technology. Clear है? Then AVGC content creator labs, ये तो इस बार के बजट में अनाउंस हुआ था, है ना? The government announced the establishment of AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools and 500 colleges. These labs are going to be established in collaboration with Indian Institute of Creative Technologies in Mumbai. ठीक है? मुंबई लोकेटेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज की कोलैबोरेशन के साथ इन लैब्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा। और इन लैब्स में होगा क्या? एवीजीसी का क्या मतलब है? एवीजीसी का मतलब होता है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। तो एवीजीसी की ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि उनको इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स का आइडिया दिया जा सके। ठीक है? थर्ड इज मेरिट विच इज मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन स्कीम। ये अभी इसी साल 2026 में जनवरी के महीने में लॉन्च हुई थी। तो जब हम नबार्ड के लिए रिवीजन सेशंस करेंगे उसमें ऑफकोर्स स्कीम्स इन न्यूज में हम ये सब कुछ करेंगे, डोंट वरी। ठीक है? The objective is to improve the quality, equity and governance in 275 technical institutions and the outlay is 4200 crores. ठीक है? Then of course we have PME विद्या एंड दीक्षा जो कि 2020 में लॉन्च हुई थी व्हेन देयर वाज कोविड लॉकडाउन। तो जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टूडेंट्स हैं उनको डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए PME विद्या इनिशिएटिव और दीक्षा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। देन वी हैव निष्ठा which stands for National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement, which is for enhancing the professional competencies of the teachers and the school heads. जो टीचर्स और जो प्रिंसिपल्स हैं या स्कूल हेड्स हैं उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी को एनहांस करने के लिए द निष्ठा इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है? सो दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स फॉर डिजिटल एजुकेशन
In merit, M stands for multidisciplinary. The right answer is option A. ठीक है. Now let's talk about the questions in short. And before we move ahead, if you want to have the PDF of this class, just scan this QR code, join the Telegram channel and get the PDF. और जो आज पहली बार आ रहे हैं मैं उनको बता दूं, अब जो हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन यूजलेस है या नॉट इम्पॉर्टेंट है. ये क्वेश्चंस वो हैं जो कि छोटी न्यूज के ऊपर बने, ठीक है, जिसमें जिस न्यूज में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं थी, छोटी न्यूज थी. ठीक है, जैसे कि ये, how many states and UTs have signed MOUs for the implementation of National E-Vidhan application NEVA? What is NEVA? NEVA is an initiative for making the legislative process paperless. For making the legislative process paperless, है ना. तो 33 स्टेट्स और यूटीज ऐसे हैं जिन्होंने एमओयू साइन कर लिया फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नीवा. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में और कुछ है ही नहीं, इस न्यूज में और कुछ है ही नहीं, बाकी जितनी भी चीजें वो सब यूजलेस है. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 6, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हेडेड बाय पीयूष गोयल, Piyush Goyal is the minister, has announced the setting up of a task force to support the toy sector and identify interventions towards achieving the goal of reaching a 5% share in the global toy market by which year. टारगेट ये है कि ये जो टास्क फोर्स बनाई जाएगी, ठीक है, और इस टास्क फोर्स का टारगेट ये होगा कि हमें कि इस टास्क फोर्स को ऐसे इंटरवेंशंस आइडेंटिफाई करने होंगे जिसकी मदद से वी वुड बी एबल टू अचीव द गोल ऑफ रीचिंग अ 5% शेयर इन द ग्लोबल टॉय मार्केट by the year 2032. By the year 2032. Clear? Next, Government of India in partnership with states has been implementing Jal Jeevan Mission since 2019. How many liters of potable water per capita per day is targeted to be provided to every rural household under the mission? To every rural household under the mission. कितना पानी, कितना पोर्टेबल पानी पर कैपिटा पर डे जल जीवन मिशन के अंडर टारगेट किया गया है टू प्रोवाइड टू एवरी रूरल हाउस होल्ड? 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे. ठीक है जी. ये क्वेश्चन सबको आता होगा. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ हाई पावर टास्क फोर्स ऑन एग्जाम रिफॉर्म्स? प्राइम मिनिस्टर मोदी हिमसेल्फ अनाउंस्ड इट थ्रू इंस्टाग्राम रील. Nandan Nilekani is the correct answer. Nandan Nilekani is the chairperson of this high powered task force on exam reforms. But not only this, you need to remember the name of other members as well. 5 और members हैं इस कमिटी में. फॉर्मर इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ, फॉर्मर आईबी डायरेक्टर तपन डेका, आईटी चेन्नई डायरेक्टर वी कामकोटी, फॉर्मर एजुकेशन सेक्रेटरी अनीता करवल एंड लॉजिस्टिक एक्सपर्ट अमृत लाल मीना. ये 5 मेंबर्स और हैं. तो टोटल 6 मेंबर्ड कमिटी है ये, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन मिस्टर नंदन निलेकनी. नंदन निलेकनी वाज द फाउंडिंग चेयरपर्सन ऑफ यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है. With which airline Ministry of Tourism has signed an MOU to establish a strategic framework to promote India as a preferred global tourism destination under the Incredible India brand. अब इस एयरलाइन के साथ मिलकर जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है वो इंडिया को प्रमोट करेगा एज अ प्रेफर्ड ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन. ठीक है, और दिस विल बी डन अंडर द इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड एंड दिस हैज बीन डन विद द एयर इंडिया. द राइट आंसर इज ऑप्शन ई. नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट. The Employee State Insurance Corporation (ESIC) has approved extension of the Atal Bimat Vyakti Kalyan Yojana from 1st July 2026 to which date? Now you must be wondering, sir, what is Atal Bimat Vyakti Kalyan Yojana? ये तो बता दो पहले. तो दोस्तों ये जो स्कीम है इसके अंदर क्या होता है, जो ESIC एनरोल्ड एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है, जो कि ESIC एनरोल्ड एम्प्लॉइज होते हैं, इन एम्प्लॉइज को जब वो अगर अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है, उनकी नौकरी चली गई किसी भी रीजन की वजह से, अगर वो अनएम्प्लॉयड है, अब किसी भी रीजन की वजह से मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ फ्रॉड करके वो निकाले गए हो, है ना, इस तरीके की चीजों में नहीं, अगर किसी जेन्युइन रीजन से उनकी नौकरी चली गई है तो इन दैट केस द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स कैश कॉम्पनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ द एवरेज पर डे अर्निंग्स टू द अनएम्प्लॉयड पर्सन. ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर, एक ESIC एनरोल्ड एम्प्लॉय था पहले, उसकी नौकरी चली गई, अब उसको सरकार अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में 50% ऑफ द एवरेज पर डे अर्निंग्स के हिसाब से कैश कॉम्पनसेशन देती है. ठीक है, और जो कॉम्पनसेशन दिया जाता है दैट इज फॉर अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 90 डेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. 90 दिन के लिए वो दिया जाता है. ठीक है जी, क्लियर हो गया, 90 दिन के लिए दिया जाता है. अब इसमें 2 कंडीशन होती है. पहली कंडीशन ये है कि जो एम्प्लॉय है he or she should have completed 2 years of insurable employment.
2 साल की उसकी इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि उसने कंट्रीब्यूट किया हुआ हो फॉर नॉट लेस देन 78 days in each of the 3 consecutive contribution periods immediately preceding to the claim of the relief. यानी कि सिंपल वर्ड्स में समझ लो कि कम से कम 78 डेज का कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय की तरफ से जाना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, 2 साल की इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। ठीक है, इन अगर ऐसा है और उसकी नौकरी चली जाती है तो इन दैट केस 50% ऑफ द एवरेज पर डे अर्निंग्स इज प्रोवाइडेड in the form of cash compensation to the unemployed person for a maximum period of 90 days, 90 दिन के लिए। क्लियर होगी स्कीम क्या है? एंड नाउ द स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 30 जून 2027, 1 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया। ये बीमित व्यक्ति कल्याण योजना स्कीम क्या है, समझ में आ गई? हाँ या ना बता दो। ठीक है, इन द मीन टाइम लेट मी गो मूव अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 11। द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम provides access to over 13,000 journals from 32 publishers to all eligible institutions. In which year the scheme was launched? One Nation One Subscription Scheme में क्या होता है, जितने भी रिसर्चर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, उनको 13,000 जर्नल्स का एक्सेस दिया हुआ है। ठीक है, दिस वाज लॉन्च इन द ईयर 2025. The last question for today and a very important one. Which state has become the first state to become, और ये नबार्ड के लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, which state has become the first state to become eligible for the second installment under Rashtra Krishi Vikas Yojana, achieving over 75% overall utilization of RKBY funds within the stipulated time? पहली चीज तो ये है कि एलिजिबल होने का क्या मतलब है। एलिजिबल होने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया गया था इस स्टेट को, ठीक है जी, उसने उसका 75% यूटिलाइज हो गया। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो फंड दिया गया था आरकेवीवाई के अंदर, उसका अगर 75% यूटिलाइज हो जाएगा, देन इन दैट केस द स्टेट will be eligible to will be eligible for the second installment under Rashtra Krishi Vikas Yojana, and this is the first state to achieve this eligibility, and the state in question is Maharashtra. State कौन सा है जी? महाराष्ट्र। क्लियर हो गया? All right, my dear friends, that's it for today's class. I hope all the questions and their explanations are clear. If you have any doubts, please ask me. Otherwise, give me a thumbs up. जल्दी से बताइए so that we can. बताओ भाई. Please give me a thumbs up if all good. और शाम को 7 बजे आ जाना, गवर्नमेंट स्कीम की क्लास है. मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम को 7 बजे गवर्नमेंट स्कीम की क्लास होती है भैया. थैंक यू वेरी मच डेस्टिनेशन, थैंक यू वेरी मच ईशानी. चलिए, let's wind it up. I'll see you in the next class, that is on Friday. Till then, keep studying and keep studying hard. Goodbye, take care, and God bless.